हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 7 का आपका हनीकॉम का इंग्लिश के बुक का एक चैप्टर है क्वालिटी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करे सीधा एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. तो हाँ, हम उसको बिल्कुल बुला सकते हैं अगर वो इंसान या वो जो भी शू मेकर है उसके अंदर वही स्किल हो, बिल्कुल वही प्राइड हो, अपने काम को लेके पैशन हो, तो हम उसे आर्टिस्ट बुला सकते हैं। मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गेस्लर हैं एक जर्मन शू मेकर हैं जो कहाँ सेटल हुए हैं, लंदन में सेटल हुए हैं। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो अगर हम बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट आर्टिस्ट हैं क्योंकि उनका बिल्कुल बहुत पैशन से, बिल्कुल हार्ड वर्किंग से वो बूट्स बनाते हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोटी हिज लाइफ टू हिज आर्ट। डिवोटी होता है स्टूडेंट, मतलब कि एक तरीके से बिल्कुल उस पर न्यौछावर कर देना, यानी कि टू गिव ऑल द मोस्ट ऑफ द टाइम और द रिसोर्सेज टू अ पर्सन और एक्टिविटी। तो चलिए अब इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. I knew यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मैं उसे कब से जानता हूँ। मैं उसे एक्सट्रीम यूथ यानी कि मैं बचपन से, यानी कि हम चाइल्डहुड की अगर बात करें कि बहुत पहले से मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि वो क्या करते थे, वो मेरे फादर्स के लिए बूट्स बनाते थे, यानी मेरे पापा के लिए बनाते थे। He lived with his elder brother in his shop, और वो किसके साथ रहते थे, अपने बड़े भाई के साथ रहते थे दुकान में, which was in a small by street in a fashionable part of London. By street का मतलब होता है स्टूडेंट की सेपरेट आउट ऑफ द वे और कॉर्नर स्ट्रीट। अगर हम बात करें कि साइड स्ट्रीट जो होती है तो वो कहाँ रहते थे, उनकी कहाँ पे थी, वो छोटी सी शॉप थी। फैशनेबल पार्ट यानी कि वो काफ़ी जो एरिया था वो काफ़ी फैशनेबल फेमस था, ट्रेंडी था। उनकी वहाँ एक छोटी सी शॉप थी लंदन में। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। जो शॉप की अगर हम बात करें तो डिस्टिंक्शन मतलब कि कुछ डिफरेंट सा था बाकी लोगों के कंपेयर में। देयर वर नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स, यानी कि उस दुकान में बिल्कुल ही अलग सा था, वहाँ पे और कुछ नहीं था, वहाँ पे बस किस चीज़ के साइन थे, गेस्लर ब्रदर्स करके वहाँ पे लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और जो खिड़की थी उसमें कुछ छोटे से, अगर हम बात करें तो कुछ बहुत कम पेयर ऑफ बूट्स रखे हुए थे अलग अलग शेल्फ पे, छोटे छोटे शेल्फ जो थी उसमें अलग अलग बूट्स रखे हुए थे और कुछ ज़्यादा उसमें नहीं था। He made only what was ordered and what he had never made fail to fit. अगर हम बात करें तो वो शूज़ कोई वैसी शॉप नहीं थी कि जहाँ पहले से शूज़ रखे हुए होते हैं और आप आओ और लेके जाओ। वहाँ पे आपको ऑर्डर देना पड़ता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वो जो भी बनाता था वो कभी भी फेल नहीं होता था, मतलब बिल्कुल फिट बनते थे उसके जो भी बूट्स बनाता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देयर एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, यानी कि जो वो बूट्स तब बनाता था और मुझे तब भी वो बहुत मिस्टीरियस और वंडरफुल लगते थे, बहुत ही रहस्यमय लगते थे कि यार मतलब इतने अच्छे बूट्स कैसे बना सकता है कोई, और आज भी मुझे वैसे ही लगते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाई मार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। मुझे एक बार याद है कि मैं जब छोटा था, मैं एक बार वहाँ शॉप पे गया था और मैं बिल्कुल जब अपने पैर का नाप दे रहा था तो मैंने उनसे शर्माते हुए, मतलब एक तरीके से नर्वस से पूछा था, Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गेस्लर? क्या ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है? awfully मतलब वेरी मच के सेंस में यूज़ हुआ है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये आप जो करते हैं। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। रेडनेस यानी कि वो एक जर्मन था, तो बेसिकली जो उसकी बियर्ड थी वो हल्की हल्की सी रेड थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जब क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो बिल्कुल हल्की सी स्माइल के साथ अपनी रेडनेस यानी कि स्माइल करते हुए क्या कहता है, इट इज़ एन आर्ट। अब देखिए इसमें डी और डी वाला जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका एसेंट है, क्योंकि वो एक जर्मन है तो जर्मन एसेंट दिया दैट इट इज़ एन आर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इट इज़ एन आर्ट बोला गया है कि ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि हम बार बार उनकी शॉप पे जाए। क्यों? हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग, यानी कि जो उसके बूट्स थे वो जो बनाता था वो लास्टेड टेरिबली का मतलब होता है कि काफ़ी लंबे समय तक रह जाते थे। तो यानी कि उसकी शॉप पे जाने का तो दोबारा कोई सीन ही नहीं होता था, अगर ख़राब होते तो इंसान चाहता। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो द शॉप वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड देयर वर नो साइन अपॉन इट एक्सेप्ट द नेम ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन द शॉप। एंड in the window of the shop there were only few pair of boots on display, and he didn't have ready made boots. The customer had to ask for a particular style and give his foot size and other necessary detail also, and Mr. Gessler would make the boots according to the information he got, and the boots he made never failed to fit. Such boots, according to the author, seemed and still seem to him that is very mysterious and wonderful.
And the author tells us that how shyly he had asked Mr. Gessler that while stretching his out his youthful foot that this shoemaking is a very awful or hard to do. And the sudden smile from the visible, we can say that we can see from the redness of the beard, that he told to author in German style that it was an art. Now see next, अब क्या होता है, बियॉन्ड द टेम्प्रोरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू द डेम, यानी कि वो कह रहा है कि जो उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि बार बार वहाँ जाना, क्योंकि उसके शूज़ थे वो काफ़ी लंबे समय तक चलते थे. बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा है कि दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू गो एंड ऑर्डर बूट्स मिस्टर ग्लास वेरी ऑफन, बिकॉज फॉर द बूट्स ही मेड लास्टेड वेरी लॉन्ग एंड दे हैड समथिंग इन दैम विच मेड देम लास्ट लॉन्गर इफ दे वर सपोज्ड एंड दे हैड सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, यानी कि उसमें कुछ एसेंस होता था. एसेंस होता है स्टूडेंट द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट डिटरमाइन इट्स कैरेक्टर, यानी कि उसे लगता था कि वो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा डालते हैं जिससे वो शूज़ की क्वालिटी और एज पर अगर हम उसकी टाइम पीरियड की बात करें वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से बिल्कुल चल जाती थी. तो यहाँ पे बेसिकली वो यही बता रहा है कि उसके शूज़ की क्वालिटी कैसी थी और उसमें वो कैसा काम करता था. One went in not as into more shop, but restfully as one enters a church and sitting on a single wooden chair waited. अब जो उसकी शॉप के बारे में बताया जा रहा है कि जो उसकी शॉप थी वो दूसरों से अलग और कैसे थी. बेसिकली ऐसा लगता था कि जब आप उसकी शॉप के अंदर जा रहे हैं तो आप किसी चर्च के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक सिंगल सी वुडन चेयर है, आपको वेट करना है. A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without a coat, a little bent in leather apron with sleeves turned black, blinking as if awakened from some dream of boots. गुटरल साउंड होता है स्टूडेंट, गुटरल साउंड अगर हम बोले तो हार्श साउंड, अगर एक तेजी सा साउंड, तो ये क्या बताता है कि मुझे ऊपर से कैसा साउंड आ रहा था, जैसे कि स्टेयर्स पे आता है ना टैप टैप वाला जो साउंड आता है कि जब वो ऊपर से आ रहा होता है. अब उसका यहाँ पे अपीरियंस बताया गया है कि वो दिखने में और लाइक उसने क्या कैरी करा है. वन विदाउट अ कोट, यानी कि वो बेसिकली इतना काम करता है कि वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है वहाँ पे, वो अपना काम कर रहा है सिंपल, थोड़ा सा झुका हुआ है. लेदर एप्रन में, एप्रन जैसे आपने देखा होगा शेफ वगैरह ये सब कैरी करते हैं, टाइप का होता है, क्लॉथ होता है. विद स्लीव्स टर्न बैक, उसके स्लीव्स बैक थे, टर्न थे. एंड ऐसा लग रहा था कि उसको सपनों से, यानी कि शूज़ के सपनों की अगर हम बात करें, बूट्स के सपनों से, वहाँ से वो उठ के आया होगा. एंड सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि दैट he is saying that a customer experience in the shop was different from the other shop, because one day what he do, went to the shop and waited by sitting comfortably in a single wooden chair, and according to the author this was similar to visiting the church, and a guttural sound would come along with the noise of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before without a coat. His posture was a little bent and he could come to the customer in his regular work clothes, यानी जो बताया था ना विदाउट कोट, तो रेगुलर वर्क क्लोथ यानी कि बेसिकली वो कोई इंप्रेस करने के लिए नहीं आता था, जो जैसे नॉर्मली वेयर करता था उसमें आता था. एंड अ लेदर एप्रन विद द स्लीव्स ऑफ हिज शर्ट फोल्डेड बैकवर्ड्स. ही वुड ब्लिंक रैपिडली एज इफ ही हैड बीन अवेकन फ्रॉम द सम ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एकदम से नींद से उठ के नहीं आते पल के झपकाते हुए, तो ऐसा लग रहा था कि उसको उसके जहाँ सपने थे, यानी ड्रीम ऑफ बूट्स जो सपने थे शूज़ की का एक तरीके से, वहाँ से वो अभी अभी उठ के आया हो. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स के एक पेयर बना देंगे. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, यानी कि जैसे ही मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे आप रशियन पेयर का एक वो कर देंगे मेरे लिए, रशियन का लेदर का जो बूट्स है उसका एक पेयर बना देंगे, तो बिना एक शब्द कहे रिटायरिंग, यानी कि वहाँ से वो निकलते हैं. मे बी वो कहीं और जा रहे होंगे किसी और शॉप के पोर्शन पे, या फिर ऊपर कहीं चले गए होंगे. एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और इंसेंस यानी कि जो खुशबू आ रही थी वो लेदर वेदर की वहाँ से, तो मैं वहीं पे बैठा रहा उस चेयर में. सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. जल्दी वो आते हैं और उनके हाथ में क्या होता है, एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस होता है. विद आई फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उस पर उनकी आंखें टिकी हुई रहती हैं और वो क्या कहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी कि ये पीस कितना अच्छा है.
When I too had admired it, यानी कि जब हाँ मैंने भी कहा तो उन्होंने he would speak again, उन्होंने फिर से कहा when do you want them, यानी कि आप इन्हें कब चाहते हैं, and I would answer, मैंने क्या आंसर करते हुए oh as soon as you conveniently can, conveniently मतलब कि जब आपको suitable लगे, जितना टाइम आपको लगे आप आराम से कर लीजिए, and he would say, और वो क्या कहते हैं tomorrow fortnight, fortnight का मतलब स्टूडेंट बेसिकली होता है 14 डेज का, तो वो कहते हैं एक तरीके से कि 15 दिन बाद, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और वो कहते अगर ये ही इनकी जगह उनका भाई होता तो वो क्या कहता है कि मैं अपने भाई से पूछ के आपको बताऊंगा. So basically what happened here that without a word the shoemaker would go to bring something and show to the author, and the author would sit again and wait while inhaling the smell of a leather which corresponded with the smell of a incense in a church. The shoemaker would come back with a piece of a gold brown leather in his hand, and the shoemaker would admire his piece in his German accent, and the author would also admire the piece too. Then Mr. Gassler would ask when the author would like his order. The author did not want to put any pressure on him, so what he do that? He tell that whenever it was convenient to him, he can then after that his next answer is different. Like he say that he can take the order after the 14 days. But if his elder brother were there, the answer would be that he would ask his brother and let him know. देन आई वुड मर्मर होता है स्लो साउंड में बोलना, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, उनको वे बोलता है गुड मॉर्निंग करता है, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, और वो भी इसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, यानी कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो उनके हाथ में जो लेदर का है टुकड़ा है वो उसी को देखे जा रहे हैं. एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ, आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप टू द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और जैसे ही मैं जब दरवाजे की तरफ जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे वो फिर से वो आवाज़ें आ रही हो टिप टैप वाली जो ऊपर जाते हुए स्लीपर्स की, और मुझे लग रहा था कि वो जैसे कहाँ जा रहे हो, दोबारा से अपने सपनों के कमरे में जा रहे हो, ड्रीम ऑफ बूट्स में जा रहे हो. सो बेसिकली व्हेन द ऑथर वुड थैंक एंड बिड द शू मेकर गुड बाय, द शू मेकर वुड डू द सेम एंड हिज आई स्टिल ऑब्जर्विंग द पीस ऑफ द लेदर. And as author moved towards the door, he would hear the tip tap of his slippers going up to the stairs and resuming his dreaming boots. I cannot forget the day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that pair of boots creaked. You know, मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ जब मैंने उनसे कहा था कि मिस्टर गेस्लर जो लास्ट पेयर थे बूट्स के वो क्रीक, उनसे क्रीक साउंड आ रहा है, क्या आपको पता है? He looked at me for a time without reply. उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे ऐसे देखा, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then said it would should not have creaked. यहाँ पे स्टूडेंट बात हो रही है, विड्रॉ मतलब कि वापस लेना, और क्वालिफाई की मतलब कि मॉडिफाई. वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैंने शायद कुछ गलत कह दिया और फटाफट से मैं इसे वापस लूँ जो मैंने स्टेटमेंट अभी दिया है. फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनसे साउंड ऐसा है. सो बेसिकली हेयर द ऑथर व्हेन दे टॉक अबाउट वन डे ऑन विच ही हैड टोल्ड द शू मेकर अबाउट द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स विच क्रीक्ड. सो मिस्टर गेस्लर लुक्ड एट द ऑथर विदाउट रिप्लाइंग. ही वॉज एक्सपेक्टिंग द ऑथर टू टेक हिज स्टेटमेंट बैक और टू मॉडिफाई इट. And when the author didn't do so, Mr. Gessler said that it should not have been creaked. It did, I'm afraid. Now वो क्या कहता है कि नहीं वो सच में उनसे आवाज़ आ रही है, उसको मतलब एकदम से डर सा लग रहा था कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया कहीं. You got them wet before they found themselves. अब वो क्या कह रहा है, शायद आपने या तो उन पर गीला कर दिया था क्योंकि लेदर के शूज़ में पानी वगैरह नहीं डालते. I don't think so, मुझे नहीं लगता. And that he lowered his eye as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned the grave thing. Send them back, he said, I will look at them. अब यहाँ पे क्या कह रहा है ऑथर कि जब उन्होंने ये कहा, मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली और बिल्कुल जैसे वो खो गए होंगे जब उन्होंने वो बूट्स बनाया होगा. तो फिर उन्होंने मेंशन करते हुए ग्रेव मतलब सैड, और यहाँ पे जो आपका हंटिंग यूज़ हुआ है बेसिकली सर्चिंग, यानी कि उस मेमोरी में उस याद में चले गए जब उन्होंने वो शूज़ बनाया होगा. फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम उन्हें ले आओ, मैं उन्हें देखता हूँ. सो बेसिकली हेयर द शू मेकर सेड दैट इट वॉज पॉसिबल दैट दे वर वेट बिफोर द ऑथर पुट देम ऑन. And however the author reject this possibility. The shoemaker lowered his eyes and hunted for the memory for the boots, and Mr. Gessler looked very sad, and the author felt very bad that he is mentioning such a grave thing to a hard-working person like him. Then the shoemaker told the author to bring the boots back to him, and he wished to detect the fault in them.
Some boots, he continues slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. अब वो क्या कहता है कि कुछ बूट्स होते ही ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ख़राब होते हैं, बर्थ से, यानी कि जब वो मैन्युफैक्चर होते हैं तब से ही उनमें प्रॉब्लम होती है. तुम ले आना, मैं उनको चेक करता हूँ, अगर उनमें कुछ नहीं ठीक हो पाया तो मैं तुम्हारा बिल वापस कर दूँगा. सो बेसिकली द शू मेकर देन टोल्ड द ऑथर दैट देयर आर सम बूट्स विच आर बैड सिंस द स्टार्टिंग ऑफ देयर मैन्युफैक्चर एंड विच इज़ something that cannot be fixed. If there would be such a case for that boots too, he said that he would take the off the author's bill. Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार क्या होता है कि मैं ऐसे ही फटाफट absent-mindedly मतलब नॉट पेइंग अटेंशन, मैं ऐसे ही उनकी शॉप पे चला जाता हूँ और मैंने एक शूज़ के कुछ एक पेयर लिया होता है बूट्स का इमरजेंसी में किसी बड़ी सी कंपनी से. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating in the inferior covering of my foot. Penetrating मतलब होता है एकदम से बिल्कुल घुस जाना किसी चीज़ में, तो inferior अंदर से. तो वो मुझे लग रहा था कि उन्होंने मेरा ऑर्डर जो लिया है बिना मुझे कोई लेदर दिखाए, और मैं उनकी आंखों में देख सकता था कि उनका जो पूरा ध्यान है वो पूरा उस मेरे जो मैंने फुट में शूज़ पहना हुआ है, मेरा जो बूट कैरी करा है उस पे ही है बिल्कुल. एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स. और लास्ट में उन्होंने कह ही दिया कि ये तो मेरे बूट्स हैं ही नहीं. मतलब ऑथर बेसिकली वहीं से लेता था हमेशा से, लेकिन जो उसने बूट्स अभी पहने हुए थे वो बिल्कुल भी उसकी शॉप के नहीं लग रहे थे. सो द ऑथर देन टेल्स अबाउट द डे व्हेन ही वेंट absent-mindedly into his shop to buy some boots and the ones he had bought already from a large firm in an emergency which were not comfortable at least. And also he wanted to ask the shoemaker if he had made those boots. Mr. Gessler took his order without showing him any leather as he was busy studying the uncomfortable boots the author was wearing. उनका बिल्कुल ध्यान वो लेदर लाने पे एक तरीके से हम कहेंगे कि नहीं था, उनका ध्यान क्या था, उसके शूज़ पे था जो उसने पहने हुए थे. And when the author questioned him about the boots, the shoemaker directly said that these were the not boots that were made by him. The tone was not one of anger, nor of sorrow, nor even of contempt. Contempt होता है basically disrespect, hate. तो जब उन्होंने ये कहा कि ये तो मेरी दुकान के है ही नहीं, तो ना तो उससे गुस्सा निकल रहा था, ना कोई सैड सा, ना कोई disrespect, but there wasn't in something quite that froze the blood. लेकिन कुछ ऐसा था कि जिससे मुझे लगा कि मेरा ब्लड बिल्कुल जम गया, यानी कि उन्होंने एकदम से ऐसा कहा कि ये तो मेरे शूज़ दुकान के है ही नहीं शूज़. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. Is yours there? He said, those big firms have no self-respect. अब बिना कुछ कहे उसने क्या करा, उसने सीधा वहीं टच कर दिया उसके जहाँ पे ऑथर को कंफर्टेबल सा लग रहा था उसके लेफ्ट बूट में, और उसने कहा कि क्या यहीं पे ही. फिर वो क्या कहता है कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, मतलब कि इन द सेंस कि इनका क्वालिटी पे उतना काम नहीं होता. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग बिटरली. और फिर कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कुछ छीन सा लिया होगा उसे बहुत लंबे समय से, और बहुत कड़वापन उसके अंदर एक तरीके से था. इट वॉज ओनली टाइम आई हैव एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड द हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड. यानी कि ये पहली बार था कि जब मुझे उससे पता चल रहा था उसके काम के रिगार्डिंग कितनी हार्डशिप है, मतलब कितना मुश्किल भरा वो काम है जो उसकी ट्रेड है जो उसने चूज़ किया है. सो बेसिकली हेयर द टोन ऑफ द शू मेकर व्हेन ही टोल्ड द ऑथर दैट दोज बूट्स वर नॉट मेड बाय हिम वॉज नॉट ऑफ एंगर, नीदर ऑफ सैडनेस, नीदर इट वॉज ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल. However, he sounded so emotionless that the author was so terrified. And this indicates that Mr. Gessler's tone was cold and bitter, as though he were talking about someone or something he truly hated or was against. And the shoemaker then put his hand down and pressed a finger at the left boot, specifically where the author was not finding the boot under that comfortable. Then what happened? The shoemaker then told the author in German accent that the spot he was touching was hurting the author, and the bitterly and the longingly, मतलब बहुत इच्छे से, बहुत काफ़ी समय से. Then he began to start something about the condition or the hardship of his trade. He complained that the big firms had no self-respect, and it was the first time the author had heard discuss something so personal from him about his business. They get it all, they get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. And it comes to this presently, I have no work. एवरी ईयर इट गेट लेस. अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है बिग फर्म्स के बारे में कि वो उनसे सब लेके चले गए, मतलब उनका जो काम धंधा सब कुछ था एक तरीके से उनकी वजह से बंद हो गया. दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट. मतलब वो क्या कह रहा है कि ऐसा उनके काम से नहीं है, उनका जो एडवर्टीजमेंट है इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है. दे टेक अस फ्रॉम हस, मतलब उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया है. जो हमारे शूज़ को प्यार भी करता था, यानी कि जो मेरे पास कस्टमर आते थे वो भी अब इनसे मुझसे छीन लिए, और अब ऐसी नौबत आ गई कि मेरे पास
कोई काम नहीं है। और ये चीज़ हर साल कम होती हुई जा रही है, क्योंकि बेसिकली वहाँ ऑर्डर पे शूज़ देते थे जिसको अराउंड 10 से 15 दिन तो लगते ही बनने में, और वहीं उसके बदले एडवर्टीजमेंट या फिर जब हम बिग फॉर्म की बात करें तो उनका क्या, शॉप पे ऑलरेडी बने हुए आते हैं एंड बस इंसान जाए और 5-10 मिनट में अपना फेवरेट सिलेक्ट करे, जैसा उन्हें पसंद आ रहा है वो वहाँ से लेके चला जाता था। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs that seemed suddenly in his red beard. Line मतलब होता है स्टूडेंट की wrinkles। अब मुझे उसके जो फेस पर wrinkles दिख रहा था, और मैंने जो चीज़ मैंने कभी पहले नोटिस नहीं करी थी, इतनी कड़वापन उनके अंदर, इतना स्ट्रगल, मतलब कितनी अगर मैं बात करूँ इतने बुरे हालत से वो गुजर रहे थे, जहाँ उन्हें बिल्कुल उन पे ना तो काम था, और जो हर काम था वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। और मुझे ईजिली उनके ग्रे हेयर्स दिख रहे थे उनके बियर्ड से, यानी कि उनके पास वो इतने वीक हो चुके थे, उनके रिंकल्स, और उनके पास काम नहीं था सबसे इम्पोर्टेंट। So basically here Mr. Gessler said that large firms paid more attention to the quantity of money rather than the quality of products, and the advertisement was more attractive than their work, but the people don't know this, and the people get easily attracted to the large firm. So the large company took all the customer because of the advertisement, and presently he had no work and was probably suffering financially because of this. And he also mentioned that every year his work get less and less, and which is going to affect him so badly that the author would soon see how hard his work was. And the author looked at his old face, which was lined, and saw things that he had never noticed before. What he do then? He noticed the bitter things and the bitter struggles Mr. Gessler had to go through. He could see the grey hair in the shoemaker's red beard, which directly indicating that he had become too old to endure the bitterness, but he still trying and trying. As best I could, मैं जितना अच्छा कर सकता था, I explained those circumstances of those ill omen boots. Ill omen मतलब कि something which give you the bad luck. मतलब मुझे लगा कि भाई मैंने शायद गलती बता दी, इनको बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं कहीं और से शूज़ खरीद रहा हूँ, हमेशा यहीं से लेता था। तो उसने उसको circumstances बताए, यानी कि वो conditions बताई। circumstances मतलब होता है conditions। वो conditions बताई कि उसने किन conditions में उन्हें खरीदा था। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उनकी आवाज़ और उनको देख के मुझे इतनी दया आ गई कि अगले ही मिनट में मैं जितने बूट्स ऑर्डर कर सकता था मैंने उनसे किए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और इनफैक्ट ये बूट्स जो अभी मैंने ऑर्डर करे थे उनसे काफ़ी लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू नियम हिली फॉर 2 years, यानी कि ये वो इतने अच्छे चले कि मैं 2 साल तक उनके पास गया ही नहीं। सो बेसिकली हेयर द ऑथर एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ अनकंफर्टेबल शूज टू द शू मेकर, बट द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द टोन ऑफ शू मेकर हैड मेड सच अ डीप इम्पैक्ट ऑन द ऑथर दैट ही couldn't help him but buy so many pairs during the next few minutes, and he did not need to visit them for the next 2 years. It was many months before my next visit to his shop, यानी कि काफ़ी महीने हो चुके थे मेरी या उसकी दुकान में जाने से। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather, और इस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका बड़ा भाई है वो, और उसने लेदर का पीस पकड़ा हुआ है। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? अच्छा मिस्टर गेस्लर तुम कैसे हो? He came close and peered at me. Peered मतलब एकदम से देखना, उसने मुझे अच्छे से देखा, वो मेरे पास आया। I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. यानी कि उसने एल्डर ब्रदर से क्यों समझे एक तरीके से, क्योंकि एल्डर ब्रदर ऑफकोर्स सी बात है बड़ा होगा तो वो थोड़ा सा वीक लग रहा था एज कम्पेयर टू दी यंगर गेस्लर। लेकिन अब वो क्या बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा जो एल्डर भाई था वो मर चुका है। पेयर्ड मतलब होता है बेसिकली क्लोजली से अच्छे से देखना। सो मेनी मंथ्स बिफोर ही वेंट टू हिज शॉप टू ऑर्डर समथिंग, एंड नाउ ही वेंट टू शॉप कैजुअली जस्ट टू मीट द शू मेकर, एंड व्हेन ही वेंट टू द शॉप ही सॉ दैट गेस्लर एल्डर ब्रदर वॉज handling a piece of leather, and the author greeted Mr. Gessler and asked about his well-being. So Mr. Gessler came closer to the author and looked very carefully at him because he was having trouble in recognizing in the author. And in German accent, he told that the author he was fine, but his brother was dead. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan. Aged मतलब होता है old और wan मतलब होता है weak. तो मैं देख रहा था कि मतलब कितने कमज़ोर वो हो गए, कितने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। मतलब ऑथर को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा था कि उनके भाई की डेथ हो चुकी है। एंड नेवर बिफोर हैड आई हैड
him mention his brother, और इससे पहले मैंने कभी उनसे उनके भाई के बारे में ना तो कोई बातें सुनी थी ना कुछ. Much shocked I murmured, oh I'm sorry. मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा. मैंने धीरे से उनको बोला कि I'm sorry. Yes he answered. उन्होंने कहा okay, he was a good man and he made a good boots. वो एक बहुत अच्छा इंसान था और एक बहुत अच्छे बूट्स बनाता था. But he is dead. लेकिन अब वो मर चुका है. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate I suppose the cause of his death. यानी कि यहाँ पे बेसिकली वो अपने सर पे हाथ लगा रहा है, तो वो एक तरीके से ये बताना चाह रहा है कि वो काफ़ी वीक हो चुका था. पुअर ब्रदर यानी कि एल्डर ब्रदर की बात हो रही है, ये इंडिकेट करने कि उसके जो डेथ का रीज़न था वो बेसिकली यही था कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक लेदर का पीस था. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीस, यानी कि इट्स अ बहुत प्यारा सा पीस है, बहुत ब्यूटिफुल सा पीस है. सो बेसिकली द ऑथर वॉज शॉक्ड to hear that such news that elder brother has gone, and he thought that he was talking to the elder brother, but instead it was the shoemaker all along. उसे लगा कि वो elder brother से बात कर रहा है, लेकिन वो बात तो उसी shoemaker से कर रहा था. And this indicates that the shoemaker had become very old and weak and that he closely resembled his elder brother. The author also murmured an apology that he couldn't speak louder because of the shock he had received. Mr. Gessler then also said that his elder brother was a good man and made good boots, and then he touched the top of the head where he was going bald. This indicates that the shoemaker wanted to tell that this cause of his elder brother was his old age, and then the shoemaker changed the topic by talking about boots and showing the author a very beautiful piece of leather. I ordered several pairs. मैंने कुछ पेयर्स ऑर्डर करे and it was very long before they came, but they were better than ever. उनको थोड़ा सा टाइम लगा आने में, क्योंकि अब वो इतना ओल्ड हो चुका था तो वो उतनी जल्दी नहीं बना सकता था जैसे उसने पहले बनाए, तो इनको आने में थोड़ा टाइम लगा था. बट दे वर बेटर देन एवर, यानी कि वो उससे भी पहली बारी से भी काफ़ी अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, यानी कि ईजिली कोई भी उसको पहन के कितनी बार भी बाहर जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, यानी कि कोई ख़राब नहीं होने वाले थे. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और कुछ जल्दी ही कुछ टाइम बाद मैं कहाँ चले जाता हूँ, मैं बाहर चले जाता हूँ. सो बेसिकली द ऑथर फेल्ट सो बैड फॉर द शू मेकर दैट ही ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स. दे केम आफ्टर a long time, काफ़ी लंबे समय बाद वो आते हैं, which means that he was too weak to do all the work on time. And however, this time the quality was better than ever. They were so good that they lasted longer than the ordinary boots. Soon the after author received the boots and he went to abroad. It was over a year before was again in London, यानी कि एक साल से ज़्यादा हो चुका था मैं लंदन आया उसके बाद. And the first shop I went to was my old friend, और जो पहली शॉप जहाँ मैं जा रहा था वो क्या थी, मेरे पुराने दोस्त, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है उस शू मेकर की. I had left a man of 60. I came back to one of the 75, Pinch and Vaughn, who genuinely this time did not at first know me. Pinch मतलब stressed और genuinely यानी really. तो बेसिकली वो कह रहा है कि मैंने उसे 60 में छोड़ा था, यानी कि जब वो गया था तो ऑलमोस्ट 60 का था, और जब वो वापस आया है तो वो ऐसा लग रहा है कि वो 75 का है, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता इस तरीके से, मतलब उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका था, तो उसका अपीयरेंस बिल्कुल उससे ज़्यादा लग रहा था. सो ओवर अ ईयर हैड पास, द ऑथर वॉज बैक अगेन इन लंदन, एंड द फर्स्ट शॉप द ऑथर वेंट वॉज मिस्टर गेस्लर, एंड whom he considered his old friend. यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड उसके गेस्लर को बोला गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट. देन ही ऑल्सो टेल अस how much the shoemaker appearance had changed. When the author had left England, the shoemaker looked like he was in 16, and but when he met him again, he saw that he was meeting now a man of 75. So Mr. Gessler looked pinched and Vaughn, who couldn't recognize the author. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उसने कहा कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए. आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें बहुत जल्दी बना सकता हूँ. इट इज़ अ स्लैक टाइम. स्लैक मतलब होता है बेसिकली ब्रेक और रेस्ट अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे स्लैक टाइम बोला जा रहा है स्टूडेंट, जैसे अगर कोई काम 15 दिन में होता है तो 10 से 11 दिन में मैं उसे कर सकता हूँ, यानी कि उससे और जल्दी. सो यहाँ पे वो क्या बोलता है, आई आंसर प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट ऑल बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. वो कहता है हाँ ठीक है, मुझे हर तरीके के बूट्स चाहिए, जो भी ऐसा है आपके पास. सो हेयर द शू मेकर आस्क्ड द ऑथर दैट इफ ही वांटेड एनी boots, and he also added that he can make them very quickly as he had free time, and the author requested the shoemaker to make boot of each kind as he can. Now
आई हैड गिवन दोज बूट्स अप एंड वन इवनिंग दे केम। मैंने उसको ऑर्डर दिया और एक इवनिंग मतलब एक शाम को वो सारे बूट्स आते हैं। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैंने उनको ट्राई करा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। यानी कि सब चीज़ में अगर बात करें शेप की, फिट इन द सेंस कि यहाँ पे वो जो फिट थे शूज़ या नहीं, और उनकी फिनिशिंग की, उसकी क्वालिटी की, तो मतलब वो जो लेदर उसने यूज़ करा था अभी तक का वो सबसे बेस्ट लेदर, और सबसे अगर मैं बोलूँ कि उसने सबसे बेस्ट शूज़ अभी तक कैरी करे थे उसके हिसाब से। आई फ्लू डाउन स्टेयर, मैं नीचे भागा, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, गिवन अप, थॉट इट दे वुड नेवर कम। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कह रहा है कि मैंने फटाफट से नीचे आया, मैंने एक चेक लिया और उसमें चेक में अमाउंट लिखा, और उसके बाद मुझे लगा कि जैसे उसको मैं फटाफट से भिजवा दूँ। सो द ऑर्डर वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू अराइव, सो द ऑथर हैड गिवन अप those boots and hoped that someday they would arrive. And however the boots arrived in the evening that day, one by one he tried each and every boot he had received, and in every aspect, shape, fit, finishing, quality, they were the best boot the car had ever made. And the author went quickly to the downstairs and to write and post the check. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. एक हफ्ता बाद यानी कि अगर एक सप्ताह हो गया था पूरा, वो इसी गली से गुजर रहा था, उसे लगा कि उसके पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि कितने स्प्लेंडिडली मतलब होता है परफेक्टली, कि उसने जो बूट्स थे वो कितने परफेक्टली फिट हुए थे। बट व्हेन आई केम देयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। लेकिन जब मैं शॉप पे पहुंचा तो उसकी शॉप पे जो नाम था, यानी वहाँ पे जो नाम लिखा रहता था, वो बिल्कुल वहाँ से जा चुका था, यानी कि वहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा था। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Disturbed मतलब बिल्कुल shocked हो जाना। मैं बहुत ज़्यादा shocked हो गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गया अचानक से। और जब मैं शॉप के अंदर घुसा तो मुझे क्या दिखता है कि वहाँ पे एक यंग मैन है जिसका इंग्लिश फेस है, यानी कि ये बात कर रहा है कि कोई यंग है, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स अगर हम बात करें तो। सो हेयर बेसिकली अ वीक आफ्टर ही हैड रिसीव्ड हिज ऑर्डर एंड ही पास द लिटिल स्ट्रीट वेयर मिस्टर गेस्लर शॉप वॉज लोकेटेड, एंड द ऑथर फेल्ट लाइक गोइंग टू द शू मेकर एंड प्रेजिंग हिज वर्क। However, when he reached the place where his shop was located, he saw that the shoemaker name was not there anymore, and the author was so disturbed to see this and went into the shop scared of what he would find out. And in the shop there was a young Englishman instead of Mr. Gessler. मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा कि क्या मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वो कहता है फिर भी हम आपको, वो तो नहीं है मैं, पर आपको पूरी शॉप, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, मैं अटेंड कर लूँगा आपको, क्योंकि ये शॉप अब हमारी हो चुकी है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर कहता है ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ? ओ ही आंसर्ड डेड। अच्छा वो तो डेथ, उनकी डेथ हो चुकी हो, मर चुके हैं। डेथ? बट आई ओनली रिसीव दिस बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। अब वो क्या कहता है, दिस डेथ मतलब कैसे हो गया? मैंने पिछले हफ्ते वेंसडे को तो उनसे बूट रिसीव करे हैं। सो बेसिकली हेयर द ऑथर आस्क्ड द यंग मैन इफ द शू मेकर वॉज इन द शॉप, एंड द यंग मैन रिप्लाइड इन नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस कि उसने बोला नहीं। एंड देन ही ऑल्सो एडेड दैट ही कुड अटेंड एनीथिंग विद द प्लेजर एंड हैड टेकन द शॉप ओवर. And also that the author, however, did not pay much attention to the comment as he wanted to meet Mr. Gessler, and he repeated his question. But the young man understood and told the author that he was dead. And the author exclaimed as he couldn't believe what he had just heard. He told the man that it was not possible for him to be dead as he had received the boot just last Wednesday week. He said the poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. पुअर ओल्ड मैन, यहाँ पे बात हो रही है मिस्टर गेस्लर के बारे में, बोल रहा है कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो कैसे मरा है? स्टार्व्ड, यानी भूखमरी से, उसने खुद को भूखा रखा एक तरीके से। स्लो स्टारवेशन, जिसे डॉक्टर हम बोलते हैं स्लो स्टारवेशन, यानी कि आप एक सडनली खाना, धीरे धीरे खाना अपना छोड़ दो। यू सी ही वेंट टू अ वर्क इन सच अ वे, तुमने देखा था कि वो काम कैसे करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो अपनी शॉप खोल के रखता था, कभी किसी और को काम नहीं करने देता था, खुद ही पूरे दिन भर काम करता था। एंड व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर ही टुक सच अ टाइम, और जब भी कोई ऑर्डर लेता था तो उसको टाइम लगता था। बट पीपल वोंट वेट, लेकिन लोग को तो इंतजार होता नहीं है। ही लॉस्ट एवरीबडी यानी कि कस्टमर, धीरे धीरे उसने सारे कस्टमर खो दिए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, और वो दिन भर यहाँ बैठा रहता था, काम करता रहता था। एंड आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, और मैं ये बात उसके लिए कह सकता हूँ कि पूरे लंदन में ऐसे बूट्स कोई नहीं बनाता।
बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन देखो, ही नेवर एडवर्टीज, उसने कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया, कभी भी प्रचार नहीं करा, एंड वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और उसके पास सबसे बेस्ट लेदर था, वो सारा काम खुद करता था। वेल देयर इट इज़, तो फिर यही था। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, आप इसके आइडिया से और क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली हेयर द यंग इंग्लिश मैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट हैड हैपन, एंड ही टोल्ड द ऑथर दैट मिस्टर गेस्लर हैड स्टॉप्ड हिमसेल्फ, एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर the cause of death was slow starvation. It happened because of how he would work. He would keep the shop on but won't let anyone touch the boot except himself. And when he would get an order, he would take too much time to make and deliver them. That's how the shoemaker start losing his customer. People did not have that much patience, and however, the shoemaker wouldn't stop working. And the man agreed that Mr. Gettler made the best boot, but the fact that he never advertised made so much competition that he couldn't keep the pace. And he concluded saying that with the ideas and the shoemaker had this bound to be happen, यानी कि ये तो होना ही था एक तरीके से। बट स्टारवेशन, लेकिन भुखमरी कैसे, मतलब दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज अ सेइंग इज, यानी कि वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। बिट फ्लावरी का मतलब बेसिकली ये है कि मतलब ये थोड़ा सा ही अचानक से कैसे हो गया। द ऑथर स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द कॉज ऑफ द डेथ वॉज starvation as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night। लेकिन वो कहता है कि मैंने खुद देखा है वो दिन भर अपने काम में लगा रहता था, बूट्स बनाने में। एंड टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम, और जो लास्ट उसने देखे थे, जो उसके एक्शंस को वो ऑब्जर्व कर रहा था, नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू इट, उसने कभी अपने को टाइम नहीं दिया खाने के लिए। नेवर हैड अ पैनी इन दी हाउस, और कभी उसके घर पे पैसे नहीं थे। क्योंकि क्यों नहीं थे, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, क्योंकि जो भी पैसा होता था वो रेंट पे चला जाता था और लेदर में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो अभी तक कैसे जिंदा रह गया इतना लंबा। ही रेगुलरली हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। सो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि वो यहाँ पे वो बहुत एक अच्छा, एक यूनिक सा कैरेक्टर था, बहुत अच्छे बूट्स बनाता था, और उसके साथ मतलब एक तरीके से ये तो होना ही था समथिंग। फ्लारी मतलब होता है ओवर एलेबोरेट, यानी कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा एलेबोरेट कर देते हैं, ज़्यादा वो कर लेते हैं, एक्सप्लेन एक तरीके से ज़्यादा उसको बता देते हैं। सो द मैन सेड दैट द कॉज might be a bit fancy and over elaborate, but he used to observe his action from day night till the last boot Mr. Gessler would make that day। यानी कि अब ये उन्हीं शूज़ की बात कर रहा है जो किसके लिए बनाए थे, जो बनाए थे यहाँ पे ऑथर के लिए, उन्हीं शूज़ के बारे में बोल रहा है। The shoemaker never gave himself time to eat and didn't have a penny in his house. He would spend all his money on rent and leather, but not on food. And what he do that, according to this the man, it was surprising to see someone so old to so live without food. And he was someone who had a unique character, but he made some good boots. Yes, I said he made good boots। उसको कहता है कि हाँ वो अच्छे बूट्स बनाता था। एंड द ऑथर अग्री विद द यंग मैन, ही मेड गुड बूट्स। और जो ऑथर है वो ये अग्री करता है, सहमति जताता है कि उसने कि वो अच्छे बूट्स बनाता था। तो ये था स्टूडेंट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने लिंक्स दिए हैं, आप उससे डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।